उसकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो। उसकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, निकुंज सम्राट शो के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हम एक कहानी की यात्रा पर निकलेंगे जो आपके कल्पना को जीवन दृश्यों और कभी न भूलने वाले चरित्रों के साथ ले जाएगी। आज हम अभीक मजूमदार और मीरा राजपूत की प्रेम कहानी में खुद को डुबोएंगे, जो दिल टूटने, प्यार और रिवेंज से भरी हुई है। तैयार हो जाइए इसमें मोहित होने के लिए। कोलकाता, द सिटी ऑफ जॉय। कोलकाता की जब भी हमारे सामने बातें होती है तो हमारे सामने वहाँ की विशाल हावड़ा ब्रिज, विक्टोरिया मेमोरियल या पुरानी टैक्सी, पुराने बसों के साथ साथ दौड़ते हुए हजारों की संख्या की भीड़ हमारे सामने याद आती है। कोलकाता सिर्फ अपने प्रमुख स्मारकों और रसोई घर की खुशबू के लिए नहीं जाना जाता है। यह एक ऐसा शहर है जो अपनी समृद्ध पुरानी संस्कृति को ब्रिटिश प्रभावों के साथ सुंदरता के साथ मिश्रित करता है। कोलकाता अपने पुराने यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के लिए भी जाना जाता है। ब्रिटिश काल से चली आ रही प्रेसिडेंसी कॉलेज की बात करें या पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात करें। जादवपुर यूनिवर्सिटी भारत का एक बहुत ही पुराना प्रसिद्ध कॉलेज है। इसने भारत और दुनिया को बेहतरीन इंजीनियर प्रदान किए हैं। अभीक मजूमदार, जो हमारे इस कहानी का मुख्य पात्र है, वो इस संस्थान में अपने इंजीनियरिंग डिग्री की पढ़ाई कर रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज का 4 साल आपका सब कुछ बदल कर रख देता है। आपका अंदर से लेके बाहर तक, आपका सोच से लेके आपके शौक तक। अभीक मजूमदार भी इससे अछूता नहीं है। पिछले 3 सालों में वो एक छोटे शहर के लड़के से बदलकर आत्मविश्वास से भरा हुआ एक हैंडसम लड़का में बदल गया है। पहले की तरह वो शर्मिला किशोर नहीं रह गया है। 3 सालों में वो बड़ा होकर एक परिपक्व हो गया है। उसमें आत्मविश्वास इतना भर गया है कि जीवन में आगे आने वाली कोई भी कठिनाइयों को वो बहुत ही आसानी से उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। उसने अपनी पढ़ाई की चुनौती को स्वीकार कर लिया था और प्रत्येक गुजरते सेमेस्टर के साथ साथ उसे और अधिक डिटरमाइंड महसूस हुआ कि वो उस जगह पे पहुंच रहा है जहां पे उसे होना चाहिए। उसने अपने एकेडमिक लाइफ और सोशल लाइफ के बीच में एक बेहतरीन संतुलन हासिल कर लिया था। एक शानदार जीपीए बनाए रखा था, जबकि दोस्तों के साथ डिनर हो या नाइट आउट हो या मूवी नाइट हो या सुबह की शुरुआती घंटों की बातचीत का आनंद उठाना हो, उसके पास हमेशा समय रहता था। अभीक न केवल अपनी पढ़ाई में बहुत बेहतरीन था, बल्कि खेल और टेक फेस्ट में भी अपना प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहा था। उसे 3rd ईयर में अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के लिटरेसी क्लब का प्रेसिडेंट बनाया गया था। अपने कॉलेज क्रिकेट टीम का वो एक महत्वपूर्ण सदस्य था। पिछले हुए क्रिकेट मैच में उसने अपने फाइनल मैच में 4 विकेट लेते हुए अपनी टीम को एक महत्वपूर्ण जीत दिलाई थी। इसके अतिरिक्त वो रोबोटिक्स में अपने अनबिलीवेबल स्किल का प्रदर्शन करते हुए भारत भर के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज के टेक फेस्ट में सक्रिय रूप से भाग लेता रहता था। अपने 3rd ईयर में अपने रोबोटिक्स के कौशल को दिखाते हुए उसने देश के अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर अपने कॉलेज के लिए 5 महत्वपूर्ण फर्स्ट प्राइज रोबोटिक्स में जीत के आया था, जिसमें से एनआईटी दुर्गापुर के आरोहन, आईआईटी खड़गपुर का क्षितिज और आईआईटी खड़गपुर का ट्राइस्ट शामिल था। अभीक अब अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया था। उसके दोस्त अक्सर उसे मजाक करते हुए जनरल सेक्रेटरी के इलेक्शन में खड़े होने के लिए बोलता था,
क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अभिक अगर खड़ा होता है तो वो अवश्य ही जीत जाएगा। बट हर बार अभिक बहुत ही चतुराई से उसे मना कर देता था। अभिक अपने कॉलेज के 4 साल को बहुत ही मेहनत से बिताया था। ग्रेजुएशन के बाद एक नए जीवन का सपना देखते हुए उसने एक बड़ी कंपनी में काम करने, शहर के एक शानदार अपार्टमेंट लेने और फाइनेंशियल परेशानियों से मुक्त जीवन बिताने की आशा किया था। अबीर मजूमदार ने अपनी कॉलेज की शुरुआत बड़ी हाई होप्स और एस्पिरेशन के साथ की थी। अबिक ने 3 साल मेहनत करने के बाद अब फाइनल ईयर में पहुंच गया था। जैसा कि हर इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट का एक तमन्ना होता है कि जब वो कॉलेज से पास आउट होकर निकले तो उसके हाथ में नौकरी हो। उसके लिए कैंपस की किसी कंपनी में उसे सिलेक्ट होना होता है। अबिक को भी अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ये सबसे अच्छा मौका लगा। फाइनल ईयर पहुंचते ही कुछ दिनों में उसका कैंपस स्टार्ट होने वाला था। कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के लिए आपको एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरव्यू और इन सारे चीज़ों से गुजरना पड़ता है, जिसके लिए आपकी एनालिटिकल स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और आपकी टेक्निकल स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। कुछ ही दिनों में कॉलेज कैंपस में एक रोमांचक माहौल था, क्योंकि टीसीएस, विप्रो और एक्सेंचर जैसी रिनाउंड आईटी कंपनी एक मास रिक्रूटमेंट के लिए आने वाली थी। इन कंपनियों में नौकरी पाने के लिए फुल्ली डिटर्मिनेशन के साथ अबीर ने आईटी लैंग्वेज सीखने पे अपने आप को कंसंट्रेट किया। एप्टीट्यूड टेस्ट और जीडी राउंड के लिए अपने कौशल को बहुत ही अच्छे से निखारा। उसके जैसे ग्रेड्स थे और उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी कैंपस सिलेक्शन बहुत ही आसानी ढंग से हो जाएगी। विप्रो कैंपस सिलेक्शन में भाग लेने वाली पहली कंपनी थी। प्री प्लेसमेंट टॉक के बाद अबीर को लगा कि यह उसके लिए बिल्कुल सही कंपनी है। अपने एप्टीट्यूड टेस्ट और ग्रुप डिस्कशन में वास्तव में उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और बहुत ही आसानी से क्लियर कर लिया। उसके बाद अपने अद्भुत आईटी नॉलेज से उस व्यक्ति को प्रभावित किया जिसने उसका इंटरव्यू लिया था। बहुत ही आशा के साथ वो उस शाम कॉलेज के सारे स्टूडेंटों के साथ सिलेक्टेड स्टूडेंटों का लिस्ट कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर पोस्ट होने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर इंतजार करने के बाद ऑफिस के कॉलेज बॉय ने सिलेक्टेड स्टूडेंटों का लिस्ट नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया। अबीर ने बहुत ही आशा के साथ उन सारे लिस्टों को स्कैन किया और उसे ताज्जुब हुआ कि उस लिस्ट में उसका नाम कहीं नहीं था। उसने कई एक बार स्कैन किया लेकिन उसका नाम उस लिस्ट में मिसिंग था और कॉलेज की पहली कैंपस सिलेक्शन में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद अबीर का कैंपस इंटरव्यू और कैंपस सिलेक्शन जैसे सांप और सीढ़ी का खेल हो गया जाता है। हर बार वो बहुत ही अच्छे अंकों के साथ जीडी और एप्टीट्यूड टेस्ट को पास करता और हर बार अपने प्रदर्शन से इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करता। लेकिन जब परिणाम नोटिस बोर्ड पर पोस्ट किए जाते तो उसका नाम हर बार गायब होता था। जहां कैंपस इंटरव्यू उसके भविष्य को संवारने में उसकी मदद करती, वही अब करारी हार की एक श्रृंखला में बदल गई। हर शाम इंटरव्यू के बाद वो नोटिस बोर्ड के सामने खड़े होकर परिणाम का इंतजार करता, इस उम्मीद में कि सूची में उसका नाम हो। दुर्भाग्य से दिन ब दिन उसका नाम गायब रहा। उसकी कड़ी मेहनत और अच्छे सीजीपी के बावजूद टॉप की जो कंपनी आई वो उसे हमेशा नजरअंदाज करती रही। अबीक अपने कमरे में बैठा उस कंपनी के एक और रिजेक्ट लेटर को देख रहा था जिसने उसने इंटरव्यू दिया था।
उसे विश्वास नहीं हो रहा था, केवल 2 सप्ताह में यह 5वां मामला था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और कागज पर लिखे शब्द अब धुंधले लगने लगे। वो हमेशा से ही एक बेहतरीन स्टूडेंट रहा था और वो हर अपनी क्लास में बहुत ही अच्छा रिजल्ट करता था। उसे ऐसा लग रहा था कि कंपनियां स्पेशल स्किल और एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट की तलाश कर रही है और अभी उसके मापदंडों में खरा नहीं उतर रहा है। जैसे जैसे महीने बीतते चले गए, एक एक करके अभी के जितने क्लासमेट थे प्रेस्टिजियस भारत के कॉरपोरेशन और पावरफुल मल्टीनेशनल कंपनी में सिलेक्शन होता चला गया। उसे ऐसा लग रहा था कि कॉलेज के सारे स्टूडेंट पजल के वो छोटे छोटे पीसेस हैं जो लग चुके हैं, लेकिन वो कहीं फिट ही नहीं बैठ रहा है। अभी कॉलेज खत्म होने में बस कुछ ही दिन बचे हुए थे। अबीर के कॉलेज में लगभग सारे का कैंपस हो चुका था। बस अबीर के साथ साथ कुछ लड़के ही बचे थे जिनको जॉब नहीं मिला था। अबीर बहुत ही निराश और हताश होकर लाइब्रेरी से अपने लिए कुछ किताबें लेकर आ रहा था। अचानक से वो देखता है कि कॉलेज के नोटिस बोर्ड में उसके बैचमेट और फाइनल ईयर के लड़कों का एक भीड़ जमी हुई है। जब सब लड़कों का कैंपस हो गया था तो नॉर्मली कॉलेज के नोटिस बोर्ड में इतना भीड़ नहीं होता था। उसे कुछ अजीब सा लगा और वो दौड़ते हुए नोटिस बोर्ड के सामने पहुंचा। जैसे ही वो नोटिस बोर्ड के सामने पहुंचा तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने देखा कि बहुत ही बड़ी स्टील कंपनी की इंटरव्यू अभी कुछ दिनों में शेड्यूल है ऑफलाइन। इससे उसे बहुत शांति मिली। उसे लगा कि उसे एक और मौका मिल गया है। समय ना बिताते हुए ही उसने अपने पैड में उस कंपनी का एड्रेस को लिखा। कुछ दिनों से वो स्टडी और सब कुछ लगभग छोड़ दिया था। अचानक से उसके अंदर से एक नई ऊर्जा जाग उठी। वो जोर शोर से उसकी तैयारी में लग गया। सारे पेपरों का फिर से तैयारी किया जैसे कैंपसिंग स्टार्ट होने से पहले कर रहा था। उसे पता था कि वो अभी इस कैंपसिंग का ये आखिरी मौका है, नहीं तो फिर उसे गेट देना पड़ेगा और उसके थ्रू जॉब लेना पड़ेगा, जो काफ़ी कठिन है। वो आखिरी दिन चिंता के साथ साथ एक नई उम्मीद के साथ सो गया। 2 दिन बाद अबीक ने अपने कॉलेज के सामने से बस पकड़कर कोलकाता के चौरंगी रोड पर उतर गया और वो प्रभावशाली टाटा बिल्डिंग की ओर अपना रुख किया, जो कांच और स्टील से बनी कोलकाता की सबसे पुरानी बिल्डिंग थी। हर कोई इस बिल्डिंग में नौकरी करना अपना सौभाग्य समझता था। जैसे ही वो बिल्डिंग में पहुंचा तो सामने बैठी रिसेप्शनिस्ट ने उसे पूछा, How can I help you, sir? मैडम, आई एम हियर फॉर इंटरव्यू। Welcome to Tata, sir. Kindly make your way to the 21st floor using the lift, sir. थैंक यू मैडम। ऐसा बोलते हुए वो तेजी से लिफ्ट की ओर बढ़ा। 21वीं मंजिल तक लिफ्ट की सवारी करते हुए वो बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से सजे हुए एक ऑफिस में दाखिल हुआ। वो बहुत ही बड़ा कार्यालय था। जैसे ही वो पहुंचा, सामने की एक HR लेडी ने उसे सोफे पर बैठने के लिए बोला। कुछ देर के बाद उसका नाम को नोट करते हुए सामने के कॉन्फ्रेंस रूम में उसे जाने का इशारा किया। Head over to conference room number 3 for your interview, Mr. Abhik Majumdar. I wish you all the best. HR की लेडी से इशारा मिलते ही अबीर कॉन्फ्रेंस नंबर 3 की ओर आगे बढ़ चला। जैसे ही कॉन्फ्रेंस नंबर 3 के सामने पहुंचा, अबीक ने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर से एक गहरी लेकिन कोमल आवाज निकली। कमरे में प्रवेश किया तो उसने एक विशाल हॉल को देखा जिसमें एक गोल डेस्क बना हुआ था। अंदर 2 व्यक्ति मौजूद थे। उनमें से एक व्यक्ति जो लगभग 50 साल के होंगे सेंटर में बैठे हुए थे, जो बेहतरीन ढंग से ब्लू कलर का सूट पहने हुए थे।
जिससे सीनियरिटी का भाव झलक रहा था। कमरे के सेंटर में स्थित उनका कॉन्फिडेंट और ऑथोरिटी पूरी तरीके से दिखाई दे रहा था। उनके पास ही लगभग 30 साल के एक व्यक्ति थे, लेकिन इंटेलिजेंस और कॉम्पिटेंट की आभा उनसे बिखर रहा था। एक साथ ये दोनों लोग उनकी उपस्थिति मात्र से ही कमरे में एक अलग पहचान बना रखी थी। उस बूढ़े आदमी ने अपनी सीट से उठकर अबीक को एक गर्म मुस्कान के साथ वेलकम किया। Welcome, Abik Majumdar. It's a pleasure to meet you. नजदीक के एक कुर्सी की ओर हाथ बढ़ाते हुए उन्होंने उससे कहा। Please take your seat. जब अबीक चेयर पे बैठ गया और थोड़ा देर में सेटल हो गया तो बूढ़ा व्यक्ति मेज की तरफ झुक गया। उसकी चेहरा बाज की तरह लग रही थी। उसकी आंखें काली और कैलकुलेट करने वाली थी। उसके चेहरे पर एक गंभीर रेखा बनी हुई थी। उस कुछ पल में उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखों से अबीक का पूरा चरित्र ही स्कैन कर लिया था। थोड़ी देर बाद उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, I am Tata Sandadev, Chief of Human Resource, and he is Mr. Durgesh Gupta, Head of Engineering. Please tell me something about you. अगले कुछ पल तक अबीर ने बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने बारे में सब कुछ बताया। कैसे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया किया, कैसे वो गेम में अच्छा था, कैसे उसने सारे काम किए। फिर उस कंपनी के CHRO ने अबीर के फाइल को बड़ा गंभीरता से देखने लगा। उसने हर एक सर्टिफिकेट को बड़ा ही गंभीरता से और गौर से देखा। जैसे जैसे हर एक सर्टिफिकेट को देखता जाता, उसकी आंखों में एक संतुष्टि की झलक दिखाई दे रही थी। कुछ देर के बाद सारे सर्टिफिकेट को गंभीरता से देखने के बाद उसे टेबल पर रख दिया और अबीर के तरफ आगे बढ़ते हुए उसने पूछा, Abir, I must say, your academic achievements are truly commendable. I am genuinely impressed by your performance. Similarly, the student who appeared for the interview also possesses excellent results, just like you. Now, I am curious to know what sets you apart and makes you believe that you are better suited for this job compared to them. इस सवाल ने अबीर को थोड़ा अंदर से डरा दिया था। वो इस क्वेश्चन का शायद एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था। कुछ देर सोचने के बाद फिर अबीर ने उसका बहुत ही सटीक तरीके से जवाब दिया, सर, I must say that I am aware of the fact that there are other candidates being interviewed for this position, and I have no doubt they are all highly skilled individuals. I firmly believe in the power of number setting target. My strength lies in building strong interpersonal relationship, which I believe will greatly contribute to my ability to excel in this job. Additionally, I am a quick learner and possess excellent computer skills, which will be undoubtedly aid me in performing my duties efficiently and effectively. अबीर ने जैसे ही अपना आंसर को समाप्त किया, अबीर के द्वारा लाए गए बातों से दोनों इंटरव्यूअर ने अबीर की तरफ बहुत ही इम्प्रेसिव मुस्कान के साथ देखा। कुछ देर के बाद CHRO थोड़ा पीछे हटते हुए मिस्टर दुर्गेश से आगे का सवालात पूछने के लिए आग्रह किया। अगले लगभग आधे घंटे में मिस्टर दुर्गेश ने अबीर पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विभिन्न विषयों को कवर करने वाले टेक्निकल क्वेश्चनों की बारिश से लगा दी और सारे सवालों का बहुत ही इम्प्रेसिव तरीके से और सटीक तरीके से अबीर ने जवाब देते चला गया। जैसे ही इंटरव्यू के बाद उस रूम से उसने बाहर निकला, बहुत ही खुश था वो। अबीर को इस बार कॉन्फिडेंस था कि उसको सिलेक्शन हो जाएगा। सामने बैठी HR लेडी ने उसने सोफे में बैठने के लिए और रिजल्ट का इंतजार करने के लिए बोला। धीरे धीरे अब सूर्य ढलने लगा था, अंधेरा परसने लगा था और करीब करीब इंटरव्यू के 3 घंटे के बाद जब शाम के 7 बज रहा था तो ऑफिस के मेन नोटिस बोर्ड में रिजल्ट पब्लिश हुआ। अबीर आत्मविश्वास से ऑफिस के मुख्य नोटिस बोर्ड पर पहुंच गया, जहां पब्लिश रिजल्ट उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो बोर्ड के पास पहुंचा, उसका दिल उत्साह से दौड़ गया। उसकी आंखें प्रत्याशा से भर गई तो कि कड़ी मेहनत और समर्पण इस क्षण तक पहुंच गया। वो परिणाम देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। जैसे ही वो नोटिस बोर्ड के सामने खड़ा हुआ, अबीर ने अपनी
घबराहट को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। नोटिस बोर्ड विभिन्न कागजों से भरा हुआ था। उसमें से प्रत्येक में एम्प्लॉयज के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां थी, लेकिन उसकी नज़रें केवल एक ही चीज़ पर केंद्रित थी, वो परिणाम जिसका वो इंतजार कर रहा था। स्थिर हाथ से अबीर ने बोर्ड को स्कैन किया। उसकी आंखें एक कागज से दूसरे कागज पर जा रही थी। जब वो अपना नाम खोज रहा था तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, इस उम्मीद में कि उसे वो पहचान मिलेगी जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी। जैसे ही आबिर की नजरें बोर्ड पर घूमी, समय धीमा होने लगा। उसकी प्रत्यक्षता हर गुजरते सेकंड के साथ बढ़ती गई। कमरा एक नीरस सन्नाटे में भर गया, जो केवल उसकी सांसों की आवाज में टूट सा रहा। उसने रिजल्ट को कई बार स्कैन किया। उसका नाम कहीं नहीं मिला। उसका नाम नोटिस बोर्ड से गायब था। उसे ऐसा लगा उसकी छाती पर 1 टन ईंटें गिरा दी गई हो, जिससे उसकी आत्मा कुचल गई हो और उसकी सांसें थम गई हो। सदमा और अविश्वास उस पर हावी हो गया, जिससे वो पूरी तरह निराश हो गया। उसकी योग्यता पर वो सवाल उठाने लगा। जैसे ही वो पास की कुर्सी पर बैठा, उसका शरीर भारी हो गया। उसकी सारी ऊर्जा जैसे खत्म हो गई हो। ऐसा लग रहा था कि कमरा उसके चारों ओर अंधेरा कर रहा है। उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े और उसके अंदर महसूस किए गए दर्द को प्रकट करने की धमकी दे रहा था। कुछ देर बाद अबीर जब थोड़ा नॉर्मल हुआ तो धीरे धीरे ऑफिस से बाहर निकलने लगा। अचानक पीछे से एक सॉफ्ट आवाज आती है। Is Mr. Abik Majumdar here? बहुत भारी मन से अबीर आवाज को स्वीकार करता है और शांतिपूर्वक जवाब देता है, यस मैडम, आई एम अबिक मजूमदार। इज दिस समथिंग रॉन्ग? एचआर लेडी मुस्कुराते हुए उसे सांत्वना देते हुए कहती है, Oh no, nothing is wrong, sir. The CHRO just wants to have a quick chat with you. फिर से वो कॉन्फ्रेंस नंबर 3 की ओर आगे बढ़ने लगा तो वहाँ पे वो बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने अबिक को फिर से चेयर पे बैठने का इशारा किया और उसने बताया कि पिछले 3 सप्ताह से हमारी ये कैंपस सिलेक्शन प्रोसेस चल रही है और उसमें बहुत सारे लड़कों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन अभी अभी हमारे पास फोन आया है कि एक लड़का अभी ज्वाइन नहीं कर रहा है, कि जर्मनी में जाकर आगे का वो पढ़ाई करना चाहता है, इसलिए हम ये नौकरी आपको देना चाहते हैं। अभी थोड़ा देर के लिए सकपका सा गया, बिल्कुल शांत सा हो गया और बड़ी मासूमियत से उस बूढ़े आदमी से सवाल पूछा, इट मीन्स यू आर गिविंग मी दिस जॉब? उस बूढ़े व्यक्ति ने बहुत शांति से बोला, Although you weren't initially selected, I can't deny that you possess ambition and a hard-working nature, traits we desperately need in our company. So, gentlemen, I'd like to give you this opportunity. अभी कुछ ऐसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने बड़े प्यार के साथ बोला, थैंक यू सो मच सर, आई प्रॉमिस यू आई विल नॉट लेट यू डाउन। फिर इस बूढ़े व्यक्ति ने बहुत ही धीरे से बोला, Young man, we'll be keeping a close eye on you. Consider this probation period as your chance to prove yourself. अबीर ने बहुत खुशी के साथ वो जॉब ऑफर को एक्सेप्ट किया। पिछले कुछ महीनों के हार्ड वर्क और डिसअपॉइंटमेंट को लेकर फाइनली उसके जो मेहनत था उसने रंग लाया। सीएचआरओ को अभिवादन करने के लिए हाथ बढ़ाया। दोनों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। अबीर ने विनम्रता पूर्वक कमरे से बाहर जाने के लिए अनुमति मांगी। जैसे ही वो बाहर निकला तो एक गहरी सांस ली और अपने आप को रिलैक्स महसूस करने लगा। थोड़ी ही देर बाद वो आगे बढ़ते हुए एचआर लेडी के पास पहुंचा। एचआर लेडी ने अबीर के चेहरे को पहचानते हुए गर्मजोशी भरी मुस्कान और अपनेपन के भाव के साथ उसका स्वागत किया। वो कुछ देर पहले उसके दुख को देखी थी और उसे वास्तव में खुशी हो रही थी। हाथ में एक सिंध बम लिफाफा पकड़े हुए उसने कहा, Congratulations. Welcome to the board. अबीर की आंखें खुशी से फैल गई जब उसे एहसास हुआ कि लिफाफे में उसका ऑफर लेटर है।
यही वो क्षण था जिसका वो इंतजार कर रहा था। इससे ये फाइनल हो गया कि वो नौकरी उसने हासिल कर ली है जिसके लिए उसने इतने दिन की मेहनत की थी। अब अवसर के लिए आभारी अबीर ने ईमानदारी से धन्यवाद के साथ अपना आभार व्यक्त किया। उसकी आवाज़ वास्तविक प्रशंसा से भरी हुई थी। विदाई लेने से पहले अबीर ने जीवन में नए अध्याय के लिए उत्साह और प्रत्याशा की भावना महसूस करने के लिए खुद को रोक नहीं सका। वो जानता था कि बोर्ड में शामिल होने की से नई चुनौतियां और अवसर आएंगे और वो उन्हें पूरे दिल से स्वीकार करने के लिए तैयार था। अंतिम मुस्कान के साथ आबिर रिसेप्शन क्षेत्र से बाहर चला गया और उसका मन एक आशाजनक भविष्य के सपने भर रहा था।